आज हम भारत के सबसे सीक्रेट और सबसे मुश्किल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में से एक की कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे भूत को पकड़ने की जो सरकारी फाइलों में तो था, पर जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। नहीं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यासीन भटकल और उसके भाई के बीच हुई एक असली बातचीत थी, जिसे हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया था। बस इस एक चैट ने दिल्ली के खुफिया महकमे में जैसे भूचाल ला दिया था। अब लड़ाई सिर्फ कुछ बम धमाकों को रोकने की नहीं रह गई थी, बल्कि एक पूरे शहर को एक न्यूक्लियर तबाही से बचाने की बन गई थी। इस खतरे की असली गहराई को समझने के लिए पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इसके पीछे था। आतंक का वो मास्टरमाइंड जो सालों से हर एजेंसी की पकड़ से बाहर था, एक साए की तरह। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कर्नाटक के एक ठीक ठाक कारोबारी परिवार का लड़का मोहम्मद अहमद सिद्दीबाप्पा आखिर देश का सबसे खूंखार आतंकवादी यासीन भटकल बना कैसे। देखिए, जब सरकार ने सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया, तो भटकल भाइयों ने उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा संगठन खड़ा कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन सिर्फ कोई लोकल आतंकवादी गैंग नहीं था। ये कराची प्रोजेक्ट नाम की एक बहुत ही खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का चेहरा था। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया था, ताकि भारतीय लड़कों का ही इस्तेमाल करके भारत में हमले करवाए जाएं और पाकिस्तान दुनिया के सामने बिल्कुल बेगुनाह बना रहे। और भटकल की लीडरशिप में इंडियन मुजाहिदीन ने आतंक की एक ऐसी लहर फैला दी जिसने अहमदाबाद से लेकर पुणे, मुंबई और हैदराबाद तक देश के कई शहरों को बेगुनाहों के खून से लाल कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस आदमी को पकड़ना इतना नामुमकिन क्यों था? वजह सीधी थी। वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वो एक साया था, एक भूत जिसका कोई चेहरा नहीं था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये उस मुश्किल हकीकत को दिखाते हैं जिसका सामना हमारी एजेंसियां कर रही थीं। सोचिए, भटकल जैसे आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाबी की दर सिर्फ 13-14% थी। मतलब 86% से ज्यादा आतंकी बस हवा में गायब हो जाते थे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे घास के ढेर में एक सुई खोजना, और वो भी एक ऐसी सुई जो लगातार अपनी जगह बदल रही हो। भटकल के काम करने का तरीका बेहद शातिर था। वो सिस्टम में एक भूत की तरह था। कोई डिजिटल पहचान नहीं, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं। फोन इस्तेमाल भी करता तो कुछ सेकंड्स के लिए और फिर उसे तोड़कर फेंक देता। वो अपने काम के लिए दरभंगा मॉडल का इस्तेमाल करता था। मतलब ऐसे गरीब युवाओं को भर्ती करना जिनका कोई पुराना रिकॉर्ड ही ना हो। और फंडिंग वो आती थी हवाला और नकली नोटों के अंडरग्राउंड नेटवर्क से। और यकीन मानिए, एक बार तो वो एजेंसियों के हाथ आते आते रह गया था। कोलकाता पुलिस ने उसे नकली नोटों के केस में पकड़ा भी, लेकिन वो उसकी असलियत पहचान ही नहीं पाए। उसे जमानत मिली और वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी चूक थी। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। न्यूक्लियर बम की उस धमकी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक छोटी सी टीम ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, उन्हें एक्शन लेना ही होगा, चाहे ऊपर से इजाजत मिले या ना मिले। सालों की नाकामी के बाद पहली बार एक ठोस सुराग मिला। एक कॉल नेपाल से। एक मुखबिर ने पोखरा में एक ऐसे शख्स को देखने का दावा किया जो भटकल जैसा दिखता था और खुद को डॉक्टर यूसुफ बताता था। लेकिन दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों ने टीम भेजने से साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर नेपाल में ऑपरेशन फेल हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत बदनामी होगी। एक बार फिर सरकारी नियम कानून देश की सुरक्षा पर भारी पड़ रहे थे। उस बहुत ही नाजुक मौके पर फील्ड टीम के लीडर ने अपने बॉस जॉइंट डायरेक्टर से एक सीधी और भावुक अपील की। ये एक ऐसा पल था जिसने जॉइंट डायरेक्टर को एक ऐसे फैसले के लिए मजबूर किया जो उनका पूरा करियर तबाह कर सकता था। और ये बात उस टीम के जज्बे को दिखाती है, क्योंकि मिशन ऑफिशियल था ही नहीं तो सरकारी फंड मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। टीम लीडर को नेपाल में सिम कार्ड खरीदने और मुखबिर को देने के लिए अपने एक दोस्त से 40,000 रुपए उधार लेने पड़े। तो चलिए अब सीधे उस ऑपरेशन की बात करते हैं। 5 लोगों की एक टीम बिना किसी आधिकारिक पहचान के आम टूरिस्ट बनकर नेपाल में दाखिल होती है। मकसद देश के सबसे बड़े दुश्मन का शिकार करना। उनका प्लान बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा था। टूरिस्ट बनकर भीड़ में घुल मिल जाओ, अपने लोकल सोर्स यानी मुखबिर को एक्टिवेट करो और तब तक कोई भी हरकत मत करो जब तक 100% पक्का ना हो जाए कि शिकार वही है।
पहचान को लेकर कोई भी गलती नहीं हो सकती थी, बिल्कुल नहीं। इसलिए टीम ने मुखबिर को 3 ऐसी शारीरिक निशानियों की पुष्टि करने को कहा जिन्हें कोई भी भेष या मेकअप छिपा नहीं सकता था। माथे पर बालों का एक गुच्छा, एक पुराना कट का निशान और 2 थोड़े बाहर निकले हुए दांत। और फिर मिला वो आखिरी और सबसे बड़ा सबूत, उसकी आवाज़। मुखबिर ने बड़ी चालाकी से उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। जब उस रिकॉर्डिंग का फोनेटिक एनालिसिस हुआ तो सारे शक यकीन में बदल गए। वो लहजा भटकल का ही था। अब ये अनऑफिशियल मिशन देश का सबसे ज़रूरी ऑफिशियल मिशन बन चुका था। हैरानी की बात तो यह है कि पकड़े जाने पर भी भटकल ने अपनी बातों से सबको लगभग घुमा ही दिया था। उसने खुद को एक पढ़ा लिखा इंजीनियर बताया, लेकिन तभी एसओजी टीम लीडर के एक तीखे सवाल ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। भटकल का पकड़ा जाना एक ऐतिहासिक कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। इसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम की एक बहुत कड़वी हकीकत को सामने लाता है। जैसे ही भटकल पकड़ा गया, मंत्री और बड़े अफसर सब मीडिया के सामने क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए। लेकिन जिन 5 लोगों ने असल में अपना करियर और अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ा, उन्हें क्या मिला? एक छोटा सा इनाम और एक तारीफ की चिट्ठी। कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं। यासीन भटकल की गिरफ्तारी ने इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी, ये सच है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देश की सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे लड़ी जाने वाली इन लड़ाइयों में जो गुमनाम हीरो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्या हम कभी उनकी असली कीमत समझ पाते हैं?